चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। क्या आप सभी को मेरी आवाज और वीडियो क्लियर है? अगर आप सभी को मेरी आवाज और वीडियो क्लियर हो तो हम अपने लेक्चर को स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है? चलिए, मेरे ख्याल से दोनों ही चीजें ओके हैं, तो अपने लेक्चर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो कल मैं आपको जो है आपकी पावर फ्लो इन द ट्रांसमिशन लाइन बता रहा था, और कल हम लोग ने देखा था कि अगर मेरे पास लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन, अगर मेरे पास लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन है, लॉसलेस शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन है, ठीक है? अगर मेरे पास एक लॉसलेस शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन है तो पर फेज सेंडिंग इन से रिसीविंग इन में जो एक्टिव पावर ट्रांसफर होगी, दैट पर फेज रिसीविंग इन एक्टिव पावर ट्रांसफर फ्रॉम सेंडिंग इन टू रिसीविंग इन, दैट इज नथिंग बट गिवन बाय द इक्वेशन Vs VR डिवाइडेड बाय X साइन डेल्टा विल बी देयर। और कल मैंने आपको बताया था जो आपकी एक्टिव पावर ट्रांसफर होता है ट्रांसमिशन लाइन में, जो आपकी सेंडिंग इन से रिसीविंग इन में जो एक्टिव पावर ट्रांसफर होती है, दैट इज प्रोपोर्शनल टू साइन डेल्टा, दैट इज प्रोपोर्शनल टू साइन डेल्टा। डेल्टा पे डिपेंड करती है, डेल्टा कहलाता है लोड एंगल। तो जो आपकी एक्टिव पावर ट्रांसफर होता है वो आपके किस पे डिपेंड करता है? डेल्टा पे डिपेंड करता है। तो एक्टिव पावर को हम लोग जनरली पावर से भी बोलते हैं। अगर पावर वर्ड केवल लिखा है तो हमेशा किस पावर से उसका सिग्निफिकेंस होता है? एक्टिव पावर ट्रांसफर से, ठीक है? तो एक्टिव पावर, तो दैट इज आपका लोड एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज पावर एंगल। और बेटा डेल्टा को साइन डेल्टा की जगह आप लिख सकते हैं साइन डेल्टा माइनस जीरो, ठीक है? डेल्टा माइनस जीरो। तो आप देखेंगे जो आपका एक्टिव पावर ट्रांसफर होता है वो लोड एंगल पे डिपेंड करता है, और हमेशा एक्टिव पावर जो ट्रांसफर होगा वो हमेशा हायर, डेल्टा हायर लोड एंगल है और रिसीविंग का लोड एंगल कम है, तो हायर लोड एंगल से लो लोड एंगल की तरफ आपकी एक्टिव पावर ट्रांसफर होती है। उसी तरह मैंने बताया था कि जो रिएक्टिव पावर ट्रांसफर होता है ये आपका स्टैंडर्ड या फिर जनरल फार्मूला है। इस जनरल फार्मूले को थोड़ा सा हमने अप्रोक्सीमेट कर दिया था। नाउ दिस इज द रिएक्टिव पावर ट्रांसफर। लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन में सेंडिंग इन से रिसीविंग इन में पर फेज जो रिएक्टिव पावर ट्रांसफर होती है दैट इज VR। हेलो, रिसीविंग इन रिएक्टिव पावर, तो यहाँ VR आएगा, सेंडिंग इन निकालूंगा तो यहाँ पर VS आएगा, तो दैट इज VR डिवाइडेड बाय X साइन डेल्टा। डेल्टा क्या है बेटा? दैट इज द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द ट्रांसमिशन लाइन, और ट्रांसमिशन लाइन के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होता है दैट इज VS माइनस VR। तो हम नोट करके लिखेंगे, ये रिजल्ट याद रखने हैं, ठीक है? नाउ यू कैन बी टेक द नोट। अब मैं आपको बना रहा हूं, डायरेक्ट फार्मूले याद होने चाहिए, और आपको दिख रहा होगा कि जो रिएक्टिव पावर होता है, रिएक्टिव पावर प्रोपोर्शनल होता है किस पे? दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस या फिर वोल्टेज अक्रॉस द ट्रांसमिशन लाइन, VS माइनस VR, ठीक है? दैट इज डेल्टा V क्या है? VS माइनस VR। और हमेशा जो रिएक्टिव पावर होती है वो आपकी हायर वोल्टेज लेवल से लो वोल्टेज लेवल की तरफ क्या करती है? ट्रांसफर होती है, ठीक है? नाउ लिख रहा हूं, नोट करके लिखें, इंपॉर्टेंट चीजें लिखा रहा हूं। Now you can be taken the note, नोट करके लिखें। दैट इज यहां पर आपके पास एक लॉसलेस शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन है। लॉसलेस शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, प्रैक्टिकल शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन की बात करें, और जनरली जो प्रैक्टिकल शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन होती है उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो रिएक्टेंस के कंपैरिजन में काफी कम होता है, तो रेजिस्टेंस को आप निगलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो नाउ दिस इज ए प्रैक्टिकल शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, या फिर आप बोल सकते हैं लॉसलेस शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन विल बी देयर। नाउ दिस इज सेंडिंग इन लॉसलेस शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन या फिर प्रैक्टिकल शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन को लाइन के केवल इंडक्टिव रिएक्टेंस से, टोटल इंडक्टिव रिएक्टेंस से क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो फार्मूले मैंने लिखे हैं वो आपके वोल्टेज के टर्म में लिखे हैं, सेंडिंग इन वोल्टेज और रिसीविंग इन वोल्टेज के टर्म में लिखे हैं। नाउ दिस इज ए शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन को आप लाइन के केवल टोटल इंडक्टिव रिएक्टेंस, टोटल रिएक्टेंस, व्हाट इज द टोटल रिएक्टेंस ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन? दिस इज नथिंग बट द JX, दिस इज द JX, दिस इज द टोटल रिएक्टेंस, या फिर दिस इज द इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है? नाउ सेंडिंग इन वोल्टेज को हम रिप्रेजेंट करते हैं VS से, इसका मैग्नीट्यूड होगा VS, फेज एंगल होगा डेल्टा। जो VS का फेजर होता है वो रेफरेंस या फिर रिसीविंग इन से कितना एंगल बनाता है? रेफरेंस आपका रिसीविंग इन वोल्टेज होता है, डेल्टा एंगल बनाता है। रिसीविंग इन वोल्टेज को रिप्रेजेंट करते हैं VR से, इसका मैग्नीट्यूड होता है VR, फेज एंगल 0 डिग्री। नाउ दिस इज द सेंडिंग इन एंड दिस इज द रिसीविंग इन, दिस इज रिसीविंग इन, ठीक है? तो आप देखेंगे कि दैट इज प्रैक्टिकल शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन या फिर लॉसलेस शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में
सेंडिंग इन से रिसीविंग इन में पर फेज एक्टिव पावर, सेंडिंग इन से रिसीविंग इन पे पर फेज जो एक्टिव पावर ट्रांसफर होती है, फिर पर फेज रिसीविंग इन एक्टिव पावर, दैट इज पर फेज receiving in active power, that is PR single phase, per phase receiving active power is given by the formula that is VS, हेलो, ये किसके बराबर होगा? सेंडिंग इन वोल्टेज इनटू रिसीविंग इन वोल्टेज डिवाइडेड बाय इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन इनटू साइन डेल्टा, दैट इज, और साइन डेल्टा को आपके डेल्टा माइनस जीरो, मतलब सेंडिंग इन का लोड एंगल माइनस रिसीविंग इन का लोड एंगल, ठीक है? एक मिनट, क्या हो गया ये? ठीक है, तो नाउ दिस इज द पर फेज रिसीविंग इन एक्टिव पावर ट्रांसफर, दिस इज पर फेज रिसीविंग इन एक्टिव पावर ट्रांसफर, दिस इज नथिंग बट इक्वल टू, देखो फार्मूला कैसे लिखना है, दैट इज VS VR divided by inductive total reactance of the transmission, हेलो, टोटल रिएक्टेंस लिखते हैं बेटा इस फार्मूले में, टोटल रिएक्टेंस, व्हाट इज द टोटल रिएक्टेंस ऑफ द लॉसलेस ट्रांसमिशन या फिर प्रैक्टिकल शॉर्ट ट्रांसमिशन, दैट इज नथिंग बट द X, टोटल रिएक्टेंस लिखा जाता है, अगर मैं यहाँ कैपेसिटर लगा दूंगा तो टोटल रिएक्टेंस लिखूंगा, टोटल रिएक्टेंस इनटू साइन डेल्टा, डेल्टा को लिख सकते हैं डेल्टा माइनस जीरो, मतलब सेंडिंग इन का लोड एंगल माइनस रिसीविंग का लोड एंगल, जनरली अगर बात की जाए तो फार्मूला हो जाएगा दैट इज नथिंग बट VS into VR sending in voltage into receiving in voltage divided by total inductive reactance या फिर total reactance, this is the total reactance of the transmission line X, total reactance transmission line का X है into sin delta, this is the formula, direct formula लिखा है, इस फिगर को देख के formula लिखा है, that is sending in voltage into receiving in voltage divided by total reactance of the transmission line that is X into sin delta, और अगर मान लो यहाँ पर डेल्टा 1 होता है, यहाँ डेल्टा 2 होता है, तो मैं लिखता डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2, ठीक है? नाउ दिस इज द फार्मूला, यहाँ से आपको दिख रहा होगा जो आपका पर फेज रिसीविंग इन एक्टिव पावर होती है वो किस पे डिपेंड करती है बेटा, दैट इज प्रोपोर्शनल होती है साइन डेल्टा, यहाँ से आप देख सकते हैं दिस इज द एग्जैक्ट फार्मूला, दिस इज per phase active power or real power transferred to the receiving end from the sending end, और ये पावर आपने वोल्टेज के टर्म लिखी है, सेंडिंग इन से रिसीविंग में पर फेज इतनी पावर ट्रांसफर होगी इन द लॉसलेस शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन और इन प्रैक्टिकल ट्रांसमिशन है। यहां से आप देख के लिख सकते हैं जो आपकी पर फेज रिसीविंग इन एक्टिव पावर ट्रांसफर होता है दैट इज प्रोपोर्शनल टू साइन डेल्टा, जिसे यहां से लिख सकते हैं, इसलिए दैट इज पर फेज रिसीविंग एक्टिव पावर इज प्रोपोर्शनल टू साइन डेल्टा। आपकी जो एक्टिव पावर का ट्रांसफर होता है वो लोड एंगल पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, लोड एंगल डेल्टा पे डिपेंड करता है, डेल्टा माइनस जीरो मतलब हायर लोड एंगल से लोअर लोड एंगल की तरफ फ्लो करती है, ठीक है? अच्छा, अगर आपसे कोई पूछे कि लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन में रिसीविंग सेंडिंग इन से रिसीविंग इन पर से जो एक्टिव पावर ट्रांसफर होती है, दिस इज द फार्मूला, मैक्सिमम कितनी एक्टिव पावर ट्रांसफर होती है, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू, मैं पूछा व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द एक्टिव पावर ट्रांसफर इन द लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन फ्रॉम सेंडिंग इन से रिसीविंग पर फेज, सेंडिंग इन से रिसीविंग इन में पर फेज कितनी मैक्सिमम एक्टिव पावर ट्रांसफर हो सकती है। तो आप देखेंगे
साइन डेल्टा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 1। जिस समय बेटा साइन डेल्टा मैक्सिमम होगा उस समय जो पावर ट्रांसफर है वो भी कैसा होगा मैक्सिमम होगा। तो साइन डेल्टा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 1। तो जब ये 1 होगा तो दैट इज नथिंग बट द मैक्सिमम एक्टिव पावर ट्रांसफर्ड टू द रिसीविंग। उसकी वैल्यू कितनी होगी Vs VR डिवाइडेड बाई X विल बी देयर। ठीक है, मैं लिख रहा हूं। और बेटा साइन डेल्टा की वैल्यू 1 कब होगी जब डेल्टा की वैल्यू कितनी हो जाएगी दैट इज 90 डिग्री। तो जब डेल्टा की वैल्यू 90 डिग्री होगी तो बेटा रिसीविंग एंड में जो भी एक्टिव पावर ट्रांसफर होगी उसकी वैल्यू कैसी होगी मैक्सिमम एक्टिव पावर, मैक्सिमम रियल या फिर एक्टिव पावर ट्रांसफर टू द रिसीविंग एंड। देखते हैं उसकी वैल्यू कितनी आती है। जो मैक्सिमम एक्टिव पावर ट्रांसफर हो सकती है उसकी वैल्यू हम लोग देखने जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा। तो मैं इस फार्मूले को जो है अभी थोड़ा सा और अप्रोक्सीमेट करूंगा। ठीक है, लिखे मैक्सिमम एक्टिव पावर और रियल पावर। मैक्सिमम जब आप डेल्टा की वैल्यू कितनी रख देंगे बेटा 90 डिग्री रख देंगे तब सेंडिंग एंड से रिसीविंग में मैक्सिमम एक्टिव पावर ट्रांसफर। यहां पर देखो साइन की वैल्यू क्या होती है वेरिएबल होती है। दिस इज द वेरिएबल पैरामीटर, दिस इज द वेरिएबल पैरामीटर। ठीक है, दिस इज द वेरिएबल पैरामीटर विल बी देयर। तो बेटा आप देखेंगे जब इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी तो पावर ट्रांसफर भी कैसा होगा मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो आप देखिए जिस समय साइन की मैक्सिमम वैल्यू कब होती है 90 डिग्री। जब डेल्टा की वैल्यू 90 डिग्री होगी तो साइन 90 कितना हो जाएगा 1 और ये 1 हो जाएगा। तब सेंडिंग इन से रिसीविंग में पर फेज मैक्सिमम एक्टिव पावर ट्रांसफर उसकी वैल्यू निकाल रहा हूं मैक्सिमम एक्टिव पावर। तो मैक्सिमम एक्टिव पावर और रियल पावर ट्रांसफर्ड to the receiving end from the sending end is या फिर the maximum active power or real power transferred to the receiving end from the sending end when लोड एंगल की वैल्यू कितनी हो जाए 90 डिग्री। जिस समय लोड एंगल आपका 90 डिग्री होगा उसमें साइन की वैल्यू मैक्सिमम होगी। साइन की वैल्यू मैक्सिमम होगी तो आपका दैट पावर ट्रांसफर कैसी होगी मैक्सिमम। तो बेटा जब यहां पर मैं डेल्टा की वैल्यू 90 डिग्री रख दूंगा तो जो पर फेज रिसीविंग इन पावर ट्रांसफर होगी वो मैक्सिमम होगी। तो दिस इज द पीआर मैक्स, दिस इज पीआर मैक्स। ठीक है, दिस इज कॉल्ड पीआर। अब बेटा बार बार मैं सिंगल फेज नहीं लिखता हूँ। ठीक है, ये आपका अंडरस्टूड। इतनी देर से मैं सिंगल फेज बोल रहा हूँ, मैं इसको सिंगल फेज नहीं दूंगा। भैया आपको अंडरस्टूड नहीं है सिंगल फेज पे बात कर रहा है क्योंकि आपका रिएक्टेंस पर फेज डिफाइन होता है। तो ये भी आपका जो है क्या है पर फेज। यहाँ पर वोल्टेज और दैट इज सेंडिंग इन वोल्टेज और अलो सेंडिंग इन वोल्टेज और रिसीविंग इन वोल्टेज मैंने पर फेज रखा है तो पावर भी पर फेज है। दैट इज मैक्सिमम रिसीविंग इन पावर जो ट्रांसफर होगी दैट इज पीआर में उसकी वैल्यू मुझे निकालना। उसकी वैल्यू अगर मैं डेल्टा की वैल्यू 90 डिग्री रखूंगा तो जो आपकी एक्टिव पावर ट्रांसफर होगी वो मैक्सिमम। तो दैट इज पीआर मैक्स की वैल्यू कितनी है मैक्सिमम एक्टिव पावर जो ट्रांसफर हो सकती है दैट इज वीएस वीआर डिवाइडेड बाय एक्स। और बेटा डेल्टा की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री। जब ये 90 डिग्री होगा दिस वैल्यू बिकम्स इक्वल टू 1। तो मैक्सिमम एक्टिव पावर सेंडिंग इन से रिसीविंग इन में जो ट्रांसफर हो सकती है उसकी वैल्यू होगी वीएस डिवाइडेड बाय वीआर डिवाइडेड बाय दिस इज द maximum active power transfer to the receiving. This is the Vs VR divided by X. This is the value of maximum active power transferred to the receiving end from the sending end. ठीक है, Vs
VR divided by, this is the maximum active power transfer to the receiving from the sending end से मैं receiving में maximum इतनी active power transfer होते हैं, VS VR divided by X। तो अब देखेंगे इस फार्मूले को हम थोड़ा सा और अच्छे से लिख सकते हैं, VS VR divided by X, ये क्या है, this is the maximum active power transfer to the receiving, this is the PR max, maximum active power transfer to the receiving इनको, हेलो, this is the VS VR divided by X को हम शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, PR max, this is the maximum active power transfer to the receiving, ठीक है। तो इसकी जगह हम शॉर्ट में लिख सकते हैं PR max, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूं बेटा, तो आपका जो फार्मूला हो गया बेटा, आपके सेंडिंग इन से रिसीविंग इन में जो पर फेज जो एक्टिव पावर ट्रांसफर होती है उसका फार्मूला हो जाएगा, दिस इज रिसीविंग इन एक्टिव पावर ट्रांसफर, रिसीविंग इन पर फेज रिसीविंग इन एक्टिव पावर ट्रांसफर है, दिस इज VS VR डिवाइडेड बाय X साइन डेल्टा। और बेटा हम इसको लिख सकते हैं, इसकी जगह हम लिख सकते हैं, दिस इज नथिंग बट द VS VR डिवाइडेड बाय X, दिस इज कॉल्ड PR max, दिस इज द मैक्सिमम एक्टिव पावर ट्रांसफर टू द रिसीवर। इसकी जगह हम लिख सकते हैं, इसकी जगह हम लिख सकते हैं PR max, दिस इज द PR max into sin delta, this is the formula of active receiving in active power transferred। PR is equal to होता है, लोग कभी भी पूछे what is the formula of receiving in active power, receiving in active power is nothing but the PR max sin delta, where PR max क्या है, this is the maximum active power transfer to the PR divided by X। और मैंने आपको बताया है कि जो एक्टिव पावर ट्रांसफर है, एक्टिव पावर ट्रांसफर किस पे डिपेंड करता है, लोड एंगल पे डिपेंड करता है। तो लिखेंगे, और हमेशा जो एक्टिव पावर का ट्रांसफर होगा वो लोड एंगल डिसाइड करे, एक्टिव पावर हमेशा हायर लोड एंगल से लोअर लोड एंगल की तरफ फ्लो करती है। voltage it doesn't matter, it is mainly depend upon the load angle। लिख रहा हूं, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं लिख रहा हूं, जो कि मॉनली पूछा जाता है, एक्टिव पावर ट्रांसफर, एक्टिव पावर, और अब आज के बाद मैं ये फार्मूला लिखूंगा बेटा, दिस फार्मूला आई कैन बी रिटन, वी कैन डायरेक्टली, और PR मैक्स की जब जरूरत होगी तो दैट इज VS VR डिवाइडेड बाय X। X क्या है बेटा, दैट इज नथिंग बट द टोटल रिएक्टेंस ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन। एक्टिव पावर और रियल पावर, एक्टिव पावर और रियल पावर पावर ट्रांसफर, एक्टिव पावर और रियल पावर ट्रांसफर इज डिपेंड्स अपॉन द लोड एंगल। लोड एंगल क्या होता है, डेल्टा, क्योंकि इस एंगल पे एक्टिव पावर का ट्रांसफर डिपेंड है, इसलिए इस एंगल को पावर एंगल भी बोलते हैं। पावर की जो वैल्यू है, कितनी पावर एक्टिव पावर ट्रांसफर होगी, दैट इज डिसाइडेड बाय द लोड एंगल, ठीक है। Therefore the active power or real power transfer is depend upon the load angle, so that active power or real power flow in the transmission line is decided
बाय द लोड एंगल और पावर एंगल, इसीलिए इसको पावर एंगल बोलते हैं, क्योंकि ये पावर के फ्लो को कंट्रोल करता है, डिसाइड करता है। और बेटा एक्टिव पावर किस एंगल से किस एंगल की तरफ फ्लो करती है? हायर लोड एंगल से लोअर लोड एंगल। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, द एक्टिव पावर is always transferred or flow from the higher load angle to the लोअर लोड एंगल। ठीक है, एक्टिव पावर का जो फ्लो होगा ट्रांसमिशन लाइन में वो हायर लोड एंगल से लोअर लोड एंगल की तरफ होगा। ठीक है, चलो कुछ बात करते हैं। यहां पर मैं आपको थोड़ी सी डायरेक्शन भी बता देता हूँ, एक्टिव पावर कहां से कहां ट्रांसफर होगी। आप हमेशा बोलते हैं सेंडिंग इन से रिसीविंग इन की तरफ, ऐसा नहीं है, लोड एंगल पे डिपेंड करते हैं। रिसीविंग इन लोड एंगल को आप जीरो मानते हैं, सेंडिंग इन को पॉजिटिव मानते हो, तो सेंडिंग इन का लोड एंगल हमेशा बड़ा होता है, रिसीविंग का छोटा होता है। आपको हमेशा पावर का ट्रांसफर हमेशा सेंडिंग इन से रिसीविंग की तरफ दिखता है, लेकिन ऐसा नहीं है, हमेशा लोड एंगल पे डिपेंड करेगी। अगर रिसीविंग का लोड एंगल ज्यादा होगा सेंडिंग कम, तो एक्टिव पावर आपकी रिसीविंग से सेंडिंग की तरफ फ्लो करने लगेगी। वो मैं आपको कुछ एग्जांपल बता देता हूं, मेरे ख्याल से आपने लिख लिया होगा। जो चीज मैं लिखा रहा हूं बिल्कुल करेक्ट लिखा रहा हूं, बहुत कायदे से लिखिएगा। एग्जाम्पल, now you can be take the example। मान लीजिए आपका सेंडिंग एंड है और ये आपका रिसीविंग एंड है। ठीक है, नाउ सेंडिंग इन वोल्टेज को मैंने लिखा है Vs से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, इसका मैग्नीट्यूड है Vs, और मान लीजिए फेज एंगल है आपका 30 डिग्री। नाउ रिसीविंग इन को मैं लिख रहा हूं, रिसीविंग इन को वोल्टेज को मैं Vr से प्रेजेंट, उसका मैग्नीट्यूड है Vr, और मान लीजिए फेज एंगल है 10 डिग्री। तो आप देखेंगे दैट इज आपका जो एक्टिव पावर का ट्रांसफर है उसकी डायरेक्शन मुझे बतानी है। एक्टिव पावर किस पे डिपेंड करती है? लोड एंगल पे। ये मेरे लोड एंगल है, दीज आर द लोड एंगल। 30 डिग्री सेंडिंग इन का लोड एंगल है, दिस इज सेंडिंग इन लोड एंगल, and this is the receiving end लोड एंगल। तो एक्टिव पावर हमेशा हायर लोड एंगल से लो लोड एंगल की तरफ फ्लो करती है। तो एक्टिव पावर अगर पूछा जाए कि इस ट्रांसमिशन में एक्टिव पावर कहां से फ्लो करेगी, तो सेंडिंग इन का लोड एंगल बड़ा है, रिसीविंग का लोड एंगल छोटा है, तो सेंडिंग इन से रिसीविंग की तरफ आपकी एक्टिव पावर फ्लो करेगी। दिस इज द फ्लो ऑफ एक्टिव पावर। ठीक है, एक्टिव पावर आपकी सेंडिंग इन से रिसीविंग की तरफ फ्लो करेगी। दिस एक्टिव पावर, जब आप सेंडिंग इन से रिसीविंग की तरफ पावर निकालेंगे तो ये पावर पॉजिटिव आएगी, पॉजिटिव। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 2। सेकंड, मान लीजिए ये सिचुएशन है, नाउ दिस इज सेंडिंग इन वोल्टेज को हम रिप्रेजेंट करें Vs से, इसका मैग्नीट्यूड Vs है, लोड एंगल है मान लीजिए 20 डिग्री। रिसीविंग इन वोल्टेज को Vr से रिप्रेजेंट, मैग्नीट्यूड Vr है, इसका लोड एंगल है 50 डिग्री। अब यहां पर आप देखिए, यहां पर 20 डिग्री क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है सेंडिंग इन लोड एंगल। क्यों मैंने ऐसा बोला, ध्यान से देखिए, जब आप इस फार्मूले रखेंगे तो क्या होता है बेटा, दैट इज डेल्टा आपका सेंडिंग इन का वोल्टेज है, माइनस जीरो क्या था? रिसीविंग इन का।
अब यहां पर जब रखेंगे डेल्टा की वैल्यू है 20 और बेटा 0 डिग्री की जगह यहां रखेंगे 50, तो ये एंगल निगेटिव आ जाएगा। ये एंगल निगेटिव, साइन के अंदर निगेटिव एंगल निगेटिव पावर आएगी, पावर की डायरेक्शन निगेटिव, पावर निगेटिव आने का मतलब डायरेक्शन अपोजिट है, ठीक है। दिस इज द, यहां पर हमने जब डेरिवेशन किया था तो सेंडिंग इन का फेज एंगल माना था डेल्टा और रिसीविंग का 0 माना था। अब यहां पर आप रख लो डेल्टा की जगह 20 दिया, यहां पर 50 दिया हुआ, तो ये वैल्यू निगेटिव आ जाएगी, निगेटिव मतलब डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, ठीक है। चलो, नाउ दिस इज नथिंग बट द, दिस इज सेंडिंग इन लोड एंगल एंड दिस इज नथिंग बट द 50 क्या है, रिसीविंग इन लोड एंगल, ठीक है। और बेटा आपका जो एक्टिव पावर होती है वो हायर लोड एंगल से लोअर लोड एंगल की तरफ फ्लो करती है। तो इस ट्रांसमिशन लाइन में जो एक्टिव पावर है वो कहां से कहां की तरफ फ्लो करेगी, दैट इज रिसीविंग का लोड एंगल ज्यादा है, सेंडिंग इन का लोड एंगल कम है। तो एक्टिव पावर के फ्लो के लिए आपको केवल लोड एंगल देखने हैं, मेनली लोड एंगल पे डिपेंड करती है। तो यहां पर एक्टिव पावर जो होगी वो रिसीविंग इन से सेंडिंग इन की तरफ फ्लो करेगी, दैट इज फ्लो ऑफ एक्टिव पावर, दिस इज P। लोड एंगल बोलिए फिर पावर एंगल बोलिए, बात एक ही है। चलो, लिख लिया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं रिएक्टिव पावर के बारे में। ये तो मैंने एक्टिव पावर का फार्मूला आपको बताया। रिएक्टिव पावर का फार्मूला अप्रॉक्सीमेट कल हमने किया था, ये आपकी लॉसलेस शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन है। और रिएक्टिव पावर का फार्मूला है लो रिसीविंग इन पर फेज रिसीविंग इन रिएक्टिव पावर ट्रांसफर, अगर मैं निकालूंगा पर फेज रिसीविंग इन रिएक्टिव पावर ट्रांसफर, और ये ट्रांसफर आपका सेंडिंग इन से हो रहा है, तो बार बार सेंडिंग इन बोलने की जरूरत नहीं है। तो पर फेज रिसीविंग इन रिएक्टिव पावर का फार्मूला क्या होगा बेटा, रिसीविंग इन की रिएक्टिव पावर लिख रहे हैं तो दैट इज VR डिवाइडेड बाय total reactance of the transmission line, divide, that is VR divided by X into delta V. What is the delta V? That is nothing but the what? That is delta V, nothing but the voltage drop across the transmission line. Transmission line के across voltage drop कितना होगा, VS minus VR। तो इसको डायरेक्ट देख के लिख रहा हूं फिगर से, that is per phase, लिखें receiving in reactive power transferred this is QR। ये पर फेज है, दैट फार्मूला रिसीविंग इन लिखा रहे हैं तो बेटा रिसीविंग इन अगर रिएक्टिव पावर लिख रहे हैं तो रिसीविंग इन वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल रिएक्टेंस ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन, दैट इज X इनटू क्या हो जाएगा डेल्टा V, वेयर डेल्टा V नथिंग बट द VS minus VR, and VS minus VR is nothing but this is known as a voltage drop. This is delta V is called voltage drop across the transmission line, ठीक है। तो यहां से आप देख सकते हैं जो रिसीविंग इन जो रिएक्टिव पावर ट्रांसफर होता है, रिसीविंग इन में जो रिएक्टिव पावर आपकी ट्रांसफर होती है दैट इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, डेल्टा V। वोल्टेज ड्रॉप पे डिपेंड करती है, वोल्टेज ड्रॉप मतलब वोल्टेज लेवल्स पे डिपेंड करती है, यहाँ कहीं डेल्टा नहीं है बिकॉज शॉर्ट ट्रांसमिशन है, डेल्टा की वैल्यू काफी कम होती है। तो यू कैन बी टेक इट हियर, दैट इज जो रिसीविंग इन रिएक्टिव पावर ट्रांसफर होगा दैट इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, डेल्टा V। और डेल्टा V इज नथिंग बट, डेल्टा V क्या है, डेल्टा V नथिंग बट, इसको लिख सकते हैं दिस इज प्रोपोर्शनल, डेल्टा V नथिंग बट द VS माइनस VR। दिस इज द डेल्टा V क्या है, डेल्टा V की जगह मैंने लिख दिया दिस इज वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द ट्रांसमिशन लाइन, दैट इज VS माइनस VR। तो ये वोल्टेज ड्रॉप पे या फिर बोलते हैं अगर ट्रांसमिशन लाइन में वोल्टेज ड्रॉप होगा
अगर ट्रांसमिशन लाइन में वोल्टेज ड्रॉप होगा तो बेटा दैट इज रिएक्टिव पावर ट्रांसफर होगी, और दैट इज वोल्टेज ड्रॉप को क्या लिख सकते हैं, Vs माइनस Vr। ठीक है, तो दिस इज नथिंग बट द, जो आपका अगर वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा होगा तो रिएक्टिव पावर ट्रांसफर भी ज्यादा होगा। ठीक है, अगर वोल्टेज ड्रॉप कम होगा तो रिएक्टिव पावर ट्रांसफर भी क्या होगा, कम होगा। वोल्टेज लेवल पे डिपेंड करे, और हमेशा आप देखेंगे पॉजिटिव लिखा है और Vs आपका हायर वोल्टेज लेवल है, ये लोअर वोल्टेज। अगर Vs की वैल्यू ज्यादा होगी, Vr की वैल्यू कम होगी, तो ये हमेशा पॉजिटिव आएगी। तो हायर वोल्टेज लेवल से लोअर वोल्टेज लेवल की तरफ एक्टिव पावर ट्रांसफर होगी, क्योंकि अगर यहाँ में Vs की वैल्यू ज्यादा होगी और रिसीविंग वोल्टेज की वैल्यू कम होगी तो पावर पॉजिटिव पावर आने के मतलब पावर ट्रांसफर हो रही है, दैट इज हायर वोल्टेज लेवल से लोअर वोल्टेज लेवल पे। यहाँ लिख रहे हैं बेटा, दिस इज नथिंग बट दिस इज कॉल्ड वोल्टेज ड्रॉप across the transmission line। तो यहां मैं लिख रहा हूं, या फिर आप इसके आगे भी लिख सकते हैं, दैट इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, Vs माइनस Vr इज कॉल्ड वोल्टेज ड्रॉप। तो रिएक्टिव पावर डिपेंड करती है, फिर प्रोपोर्शनल होती है वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द ट्रांसमिशन। दिस इज वोल्टेज, इसकी जगह मैं लिख सकता हूं ये क्या कहला रहा है, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द ट्रांसमिशन लाइन। जितना ज्यादा वोल्टेज ड्रॉप होगा उतना ही ज्यादा आपका रिएक्टिव पावर ट्रांसफर होगा। ठीक है, जितना सेंडिंग इन और रिसीविंग के बीच में डिफरेंस जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा रिएक्टिव पावर ट्रांसफर होगी। ठीक है, तो लिख रहा हूं बेटा, नेक्स्ट पॉइंट लिखें, रिएक्टिव पावर फ्लो, यहां से देख के लिख सकते हैं, रिएक्टिव पावर ट्रांसफर in the transmission line is depends upon the, किस पे डिपेंड करती है, वोल्टेज लेवल पे। वोल्टेज लेवल क्या क्या, वोल्टेज लेवल डिपेंड अपॉन द वोल्टेज लेवल, वोल्टेज पे डिपेंड करती है रिएक्टिव पावर ट्रांसफर। ठीक है, और रिएक्टिव पावर ट्रांसफर कहां से कहां होती है, हायर वोल्टेज लेवल से लोअर वोल्टेज। अगर सेंडिंग इन वोल्टेज ज्यादा होगा, रिसीविंग वोल्टेज कम होगा, तो रिएक्टिव पावर पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब सेंडिंग इन से रिसीविंग की तरफ पावर ट्रांसफर हो रही है। देख रहा हूं, रिएक्टिव पावर ट्रांसफर्ड और फ्लो in the transmission line is decided by the voltage level। वोल्टेज लेवल डिसाइड करते हैं रिएक्टिव पावर के फ्लो को, एंड रिएक्टिव पावर is always transferred or flow is always from higher voltage level to the lower voltage level। हमेशा रिएक्टिव पावर ट्रांसफर हायर वोल्टेज लेवल से लोअर वोल्टेज लेवल की तरफ होगा। ठीक है, एग्जाम्पल लिख लेते हैं। लोड एंगल पे डिपेंड नहीं करती, लोड एंगल पे डिपेंड नहीं करेगी।
अगर वोल्टेज लेवल समान है तो रिएक्टिव पावर ट्रांसफर 0 होगा। एक मिनट जब तक लिखे। चलिए एग्जाम्पल लिख लें। ठीक है, एग्जाम्पल लिख रहे हैं। नाउ दिस इज पहला एग्जाम्पल लिख रहे हैं। चलिए एक्टिव और रिएक्टिव दोनों की डायरेक्शन बताइएगा। ठीक है ना, सेंडिंग इन वोल्टेज को रिप्रेजेंट करें वीएस से। मान लीजिए दिस इज नथिंग बट 11, चलो नॉर्मली ले लेते हैं। दिस इज 400 वोल्ट, एंगल इज 45 डिग्री और रिसीविंग इन वोल्टेज इज नथिंग बट द 220 वोल्ट, एंगल इज 0 डिग्री। ठीक है, अब आपको मुझे बताना है कि एक्टिव पावर का फ्लो कहां से कहां होगा, रिएक्टिव पावर। एक्टिव पावर के फ्लो को देखने के आप लोड एंगल देख लें। हमेशा एक्टिव पावर लोड एंगल पे मेनली डिपेंड करती है और हायर लोड एंगल से लोअर लोड एंगल की तरफ फ्लो करती है। तो एक्टिव पावर आपकी फ्लो करेगी सेंडिंग इन से रिसीविंग इन की तरफ। दिस इज द एक्टिव पावर फ्लो। और रिएक्टिव पावर वोल्टेज लेवल पे डिपेंड करती है, हायर वोल्टेज लेवल से लोअर वोल्टेज लेवल की तरफ फ्लो करती है। ठीक है, तो रिएक्टिव पावर का जो फ्लो होगा वो भी आपका स्टैंडिंग इन से रिसीविंग इन की तरफ होगा। फार्मूले आपके पास है, फार्मूले को लगा के हम लोग अपने एक्टिव पावर की वैल्यू निकाल सकते हैं। कितनी एक्टिव पावर ट्रांसफर हो, कितनी रिएक्टिव पावर ट्रांसफर होगी, उसको हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, now this is VS is 440, angle is 30 degree, receiving it is 230, 800 volt, angle is 30 degree. What is the active power flow? हेलो, एक्टिव पावर हमेशा लोड एंगल पे डिपेंड करती है। लोड एंगल दोनों के सेम है, तो एक्टिव पावर का फ्लो कितना होगा, दोनों एंगल बराबर है तो एक्टिव पावर फ्लो करेगी क्या, हेलो, एक्टिव पावर फ्लो 0 हो जाएगा। डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2 0 हो जाएगा। हेलो, डेल्टा 1 की डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2 होता है, दिस इज 0, साइन 0 मींस 0। एक्टिव पावर फ्लो नहीं करेगी, एक्टिव पावर का फ्लो यहां पर 0 होगा, एक्टिव पावर फ्लो नहीं करेगी, लेकिन रिएक्टिव पावर फ्लो करेगी। रिएक्टिव पावर कहां से कहां फ्लो, हायर वोल्टेज लेवल से लोअर वोल्टेज लेवल, तो दैट इज रिसीविंग इन से सेंडिंग इन की तरफ रिएक्टिव पावर आपकी फ्लो करेगी। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, जो कि नॉन जीरो वैल्यू होगी। सारी चीजें आपको मालूम है, बस वैल्यू को पुट करके निकाल लेना। क्या होगा रिएक्टिव पावर के लिए, वी आर डिवाइडेड बाई एक्स, दैट इज डेल्टा वी। रिएक्टेंस दिया होगा, निकाल लेंगे उसको। चलो नेक्स्ट, तीसरा एग्जाम्पल। नाउ सेंडिंग इन वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं 230, एंगल इज 20 डिग्री, रिसीविंग इन वोल्टेज को वी आर से रिप्रेजेंट कर 230, एंगल इज 40 डिग्री। एक्टिव पावर का फ्लो कहां से कहां होगा बेटा, दैट इज रिसीविंग इन से सेंडिंग इन तरफ। और रिएक्टिव पावर का फ्लो क्या होगा, 0, क्योंकि दोनों वोल्टेज डिफरेंस डेल्टा वी की वैल्यू 0 होगी, वीएस माइनस वी आर 0 है, तो रिएक्टिव पावर का फ्लो कितना होगा, 0। कोई भी रिएक्टिव पावर यहां पर फ्लो नहीं होगी। वोल्टेज अगर, हेलो, वोल्टेज मेंटेन अगर किए हुए हैं तो ड्रॉप नहीं होगा। हेलो, अगर आपके वोल्टेज लेवल बराबर है तो वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा, डेल्टा वी की वैल्यू 0 होगी तो रिएक्टिव पावर का फ्लो 0 हो जाएगा। एक्टिव पावर अभी भी ट्रांसफर होगी, लोड एंगल में डिफरेंस है। एसी का केस है,
आगे मैं डिस्कस करूंगा एसी में वोल्टेज लेवल समान होने के बावजूद आपका पावर ट्रांसफर होती है, एक्टिव पावर, बिकॉज हेलो VSVR यहां पर देखो, हेलो एक्टिव पावर की वैल्यू निकालेंगे, फाइनाइट आएगी, एक्टिव पावर की वैल्यू निकालेंगे, VS की वैल्यू 230 है, 230 है, रिएक्टेंस दिया होगा साइन डेल्टा 20 माइनस 40, 20 माइनस 40 इसकी वैल्यू फाइनाइट है, एक्टिव पावर की वैल्यू आएगी, एक्टिव पावर फ्लो करेगी, बट रिएक्टिव पावर कैन नॉट बी फ्लो इन द ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है। तो ये चीजें हम लोगों ने कैलकुलेट कर ली, दैट इज आपका, दैट इज रिसीविंग इन में कितनी एक्टिव पावर या फिर कितनी रिएक्टिव पावर फ्लो करती है सेंडिंग इन से, ठीक है। अब आपको मैंने कल सेंडिंग इन में, आप देखेंगे सेंडिंग इन का भी वोल्टेज लेवल मालूम था, सेंडिंग इन का करंट भी मालूम था, तो सेंडिंग इन से अगर आपको सेंडिंग इन का वोल्टेज मालूम है, सेंडिंग इन का करंट मालूम है, तो सेंडिंग इन से कितनी एक्टिव और कितनी रिएक्टिव पावर ट्रांसफर होगी उसको निकालने जा रहे हैं, उसकी इक्वेशन निकालने जा रहे हैं। और लॉसलेस के लिए देखेंगे कि सेंडिंग इन एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर दोनों बराबर है, लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन में कोई भी बीच में पावर ट्रांसमिट नहीं होगी, तो जितना सेंडिंग इन से एक्टिव पावर चलेगी वो सारी रिसीविंग पहुंचेगी, दोनों के फार्मूले बराबर आएंगे, बिकॉज लाइन में कोई भी लॉस नहीं होगा। तो ये चीज मैं प्रूव करने जा रहा हूं, ठीक है। चलो सेम, अभी तक हम लोगों ने रिसीविंग इन पावर ट्रांसफर देखा था, सेंडिंग इन पावर ट्रांसफर निकाला, सेंडिंग इन से सेंडिंग इन वोल्टेज मालूम है, सेंडिंग इन करंट मालूम है, तो सेंडिंग इन से कितनी एक्टिव पावर ट्रांसफर हो रही है, कितनी रिएक्टिव पावर ट्रांसफर हो रही है, उसका फार्मूला निकालना चाहते हैं। लेकिन ये फार्मूले जो हम निकालने जा रहे हैं एक्टिव और रिएक्टिव पावर के सेंडिंग इन से, वो वोल्टेज के टर्म निकालते, तो करंट की वैल्यू को मैं वोल्टेज के टर्म में लिखने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो चलो कल मैंने आपको डायग्राम बनाया था, सेम डायग्राम बनाते हैं जिससे कि आपको चीजें रिकॉल हो जाए, ठीक है। Now you can be make the figure. Sure. This is a, I can be considered a transmission line. This is, I can be considered a transmission line, ठीक है। Now this is the sending in, ये आपका sending in है, जनरल डेरिवेशन कर रहा हूं, उसके बाद इसको अप्रोक्सीमेट करेंगे, सेंडिंग इन, एंड दिस इज द रिसीविंग इन, रिसीविंग जनरल ट्रांसमिशन लाइन, दिस इज ए ट्रांसमिशन लाइन। ट्रांसमिशन लाइन को जनरली हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, ABCD पैरामीटर की हेल्प से डिफाइन करते हैं, दिस इज ABCD, टू पोर्ट पैरामीटर, टू पोर्ट नेटवर्क होता है तो ABCD पैरामीटर का यूज करके हम डिफाइन कर सकते हैं। रिसीविंग इन वोल्टेज को VR से प्रिंट करते हैं, उसका मैग्नीट्यूड होगा VR, एंगल 0 डिग्री होगा। सेंडिंग इन वोल्टेज को VS से प्रिंट करते हैं, उसका मैग्नीट्यूड VS होगा, एंगल कितना होगा, डेल्टा। सेंडिंग इन करंट को हम IS से रिप्रेजेंट करते हैं, रिसीविंग इन करंट को हम लोग IR से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब आप देखेंगे दैट इज सेंडिंग इन से का वोल्टेज मालूम है, सेंडिंग इन का करंट मालूम, तो सेंडिंग इन से कितनी एक्टिव पावर ट्रांसफर होगी, कितनी रिएक्टिव पावर ट्रांसफर होगी, ठीक है। अगर रिसीविंग का वोल्टेज और करंट मालूम, तो रिसीविंग में कितनी एक्टिव पावर ट्रांसफर हो गया और कितनी रिएक्टिव पावर ट्रांसफर हो गई, वो हम लोग निकाल चुके हैं, ठीक है। अब मैं सेंडिंग इन साइड का कैलकुलेशन करने जा रहा हूं, तो सेंडिंग इन की एक्टिव रिएक्टिव पावर निकालने की मैं कॉम्प्लेक्स पावर निकालूंगा, दैट सेंडिंग इन कॉम्प्लेक्स पावर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय SS। This is nothing but given by the relation, that is complex power को दिया, that is sending in complex power is equal to, that is sending in voltage into sending in current का conjugate, VSIS conjugate, that is this is VS into IS conjugate के बराबर होगा। और बेटा दिस इज नथिंग बट जो कॉम्प्लेक्स पावर होती है, सेंडिंग इन कॉम्प्लेक्स पावर नथिंग बट सेंडिंग इन की एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर के फेजर, दैट इज सेंडिंग इन कॉम्प्लेक्स पावर इज आल्सो इक्वल टू PS plus J QS। दिस इज द PS क्या है, सेंडिंग इन एक्टिव पावर, एंड QS क्या है, सेंडिंग इन रिएक्टिव पावर। और यहां से जो भी पावर के फार्मूले में निकालूंगा, ये कौन से, क्योंकि ABCD पर फेज डिफाइन है, ये पर फेज कॉम्प्लेक्स पावर निकलेगी। पर फेज कॉम्प्लेक्स पावर को जब मैं जो है इसमें कन्वर्ट करूंगा, रियल और इमेजिनरी पार्ट में कन्वर्ट करूंगा, रियल पावर क्या होगी, पर फेज एक्टिव पावर, सेंडिंग इन एक्टिव पावर, दिस इज द पर फेज रिएक्टिव पावर ऑफ द सेंडिंग इन, ठीक है। दिस इज द पर फेज कैलकुलेशन। क्यों पर फेज कैलकुलेशन है, बिकॉज जो पैरामीटर होते हैं ABCD पैरामीटर, दीज पैरामीटर्स आर डिफाइंड पर फेज ओनली,
ये पर फेज डिफाइन होते हैं। अगर रिसीविंग इन वोल्टेज मालूम है, रिसीविंग करंट मालूम, तो रिसीविंग इन कॉम्प्लेक्स पावर भी निकाल सकते हैं। रिसीविंग इन कॉम्प्लेक्स पावर को आप रिप्रेजेंट पी आर से, जो कि होगा वी आर आई आर कॉन्जुगेट, एंड दिस इज नथिंग बट इक्वल टू पी आर प्लस जे क्यू आर। एक्टिव और रिएक्टिव पावर के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, चलो कैलकुलेट करने जा रहे हैं, दैट इज स्टैंडिंग इन कॉम्प्लेक्स पावर कैलकुलेट करने जा रहा हूं। ध्यान से देखिएगा, दैट इज पर फेज आपके, अगर आपको ट्रांसमिशन लाइन का स्टैंडिंग इन वोल्टेज स्टैंडिंग इन करंट मालूम है, तो स्टैंडिंग इन में से, स्टैंडिंग इन से पर फेज कितनी एक्टिव पावर ट्रांसफर, कितनी कॉम्प्लेक्स पावर ट्रांसफर होगी, कॉम्प्लेक्स पावर को निकालने जा रहा हूं। पर फेज लिखिए कैलकुलेशन ऑफ पर फेज complex power transferred from the standing end, स्टैंडिंग एंड से कितनी कॉम्प्लेक्स पावर ट्रांसफर होगी, that is sending in per phase, sending in complex power is nothing but the Vs into Is conjugate। अब ये जो मैं पावर का, हेलो, ये पावर का जो फार्मूला मैं वोल्टेज के टर्म में निकालने जा रहा हूँ, किसके टर्म में निकालने जा रहा हूँ, वोल्टेज के टर्म में। हेलो, किसके टर्म में, वोल्टेज। तो ये Vs, ये तो वोल्टेज है, मुझे आई सेंडिंग इन करंट को वोल्टेज के फॉर्म पे लिखना है। ठीक है, अब आप देखेंगे ट्रांसमिशन लाइन के आपको एबीसीडी पैरामीटर आपको मालूम है। जो ये जो मैंने ट्रांसमिशन लाइन कंसीडर की, वो कैसी ट्रांसमिशन लाइन, सिमेट्रिकल है। साथ ही कोई भी ट्रांसमिशन लाइन हो, चाहे वो शॉर्ट हेलो, ये मैंने जनरल ट्रांसमिशन लाइन भी कंसीडर की है। कोई सी भी ट्रांसमिशन, चाहे मीडियम हो, चाहे लॉन्ग हो, चाहे शॉर्ट, हर एक ट्रांसमिशन लाइन कैसी होती है, सिमेट्रिकल और रेसिप्रोकल होती है। ठीक है, शॉर्ट तो आपकी होती है सिमेट्रिकल, रेसिप्रोकल, लॉन्ग भी होती है। मीडियम में भी कौन सा मॉडल में कंसीडर का, सिमेट्रिकल और रेसिप्रोकल, मतलब नॉमिनल पाई मॉडल प्रैक्टिकली यूज करते हैं। तो उसी मॉडल की हम लोग बात कर रहे हैं कि जो कोई सी भी ट्रांसमिशन लाइन, चाहे मीडियम हो, चाहे लॉन्ग हो, चाहे शॉर्ट, कैसी होती है, सिमेट्रिकल होती है। मतलब ए इज इक्वल टू डी होगा, एडी माइनस बीसी की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। ये जो मुझे कॉम्प्लेक्स पावर की वैल्यू निकालनी है वो वोल्टेज के टर्म में, तो मुझे करंट को हटाना पड़ेगा। सेंडिंग इन करंट में ट्रांसमिशन लाइन के अगर आपको एबीसीडी पैरामीटर मालूम है, तो आप सेंडिंग इन करंट को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेंडिंग इन करंट, हेलो, लिखने जा रहा हूं, दैट इज सेंडिंग इन करंट IS इज इक्वल टू हो जाएगा। अच्छा चलो मैं दोनों इक्वेशन लिख दिया। अगर आपको ट्रांसमिशन लाइन के एबीसीडी पैरामीटर मालूम है, तो सेंडिंग इन वोल्टेज और सेंडिंग इन करंट को आप निकाल सकते हैं। सेंडिंग इन वोल्टेज कितना होगा, A इंटू VR प्लस B इंटू IR, और बेटा जो सेंडिंग इन करंट होगा वो कितना होगा, C इंटू VR प्लस D इंटू IR। आपको ट्रांसमिशन लाइन के एबीसीडी पैरामीटर मालूम थे, तो आप सेंडिंग इन करंट को कैलकुलेट कर, सेंडिंग इन करंट कितना होगा, C इंटू VR प्लस D इंटू IR। ठीक है, सेंडिंग इन करंट को यहां पर रख देंगे, लेकिन जब सेंडिंग इन करंट को रखेंगे तो यहां तो वोल्टेज है, यहां पर क्या है, करंट। करंट के फॉर्म में नहीं निकालनी इक्वेशन, आपको वोल्टेज के फॉर्म में, तो IR को आपको वोल्टेज के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो इक्वेशन नंबर 1 से आप रिसीविंग को वोल्टेज के फॉर्म में लिख सकते हैं। हेलो हेलो, यहां देखो, इक्वेशन नंबर 1 से आप रिसीविंग इन करंट को वोल्टेज के फॉर्म में लिख देंगे, और फिर रिसीविंग करंट यहां पर रख देंगे, तो सेंडिंग इन करंट पूरा पूरा वोल्टेज के फॉर्म पे आ जाएगा। सेंडिंग इन करंट आपका वोल्टेज के फॉर्म पे आ जाएगा। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूं बेटा, सेंडिंग इन करंट, मुझे जो वोल्टेज की जो कॉम्प्लेक्स पावर निकालनी है सेंडिंग इन से, वो वोल्टेज के फॉर्म में, तो मुझे सेंडिंग इन करंट को वोल्टेज के फॉर्म में निकालना। तो बेटा सेंडिंग इन करंट को वोल्टेज के फॉर्म में निकालने के लिए आपको रिसीविंग इन करंट को वोल्टेज के फॉर्म में निकालना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। रिसीविंग इन करंट को वोल्टेज के फॉर्म में आप इक्वेशन नंबर 1 से लिख सकते हो। तो यहां से मैंने अपने रिसीविंग इन करंट को निकाला, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रिसीविंग इन करंट इन द टर्म ऑफ वोल्टेज, दैट इज Vs माइनस AVR डिवाइडेड बाय B। इस रिसीविंग इन करंट को मुझे
इस इक्वेशन में मैंने रख दिया। तो यहां से मेरा जो सेंडिंग इन करंट होगा वो पूरा पूरा वोल्टेज के टर्म में आ जाएगा। तो और सेंडिंग इन करंट को मैं यहां पर रख दूंगा तो मेरी पूरी कॉम्प्लेक्स पावर की इक्वेशन आ जाएगी। पर फेज सेंडिंग इन से जो कॉम्प्लेक्स पावर ट्रांसफर होगी वोल्टेज के टर्म। ठीक है, लिख रहा हूं, आप ही के सामने डेरिवेशन कर रहा हूं, बिल्कुल क्लियरली समझ में आना चाहिए। नाउ दिस इज सेंडिंग इन करंट, दिस इज C into VR प्लस D। IR की वैल्यू कितनी हो जाएगी? VS माइनस AVR डिवाइडेड बाई B। ठीक है, नाउ दिस इज, नाउ लिखने जा रहा हूं IS इज इक्वल टू CVR प्लस, चलो दिस इज रिटन एज ए D डिवाइडेड बाई B, ब्रैकेट में आ जाएगा VS माइनस AVR। ठीक है, अब यहां पर आप देखें, मैं VR वाले टर्म एक साथ कर लूंगा और VS वाले टर्म एक साथ कर लूंगा, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ा है। ठीक है, चलो लिख रहे हैं। नाउ दिस इज IS, चलो VS वाले टर्म एक साथ कर लेता हूं, VR वाला टर्म एक साथ कर लेता हूं, लिख रहा हूं। नाउ दिस इज D इंटू B इंटू VS प्लस, यहां पर हो जाएगा C इंटू VR, और बेटा इसको अंदर ले जाऊंगा तो माइनस हो जाएगा। दिस इज माइनस AD डिवाइडेड बाई B इंटू VR। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नाउ दैट इज IS इज इक्वल टू हो जाएगा DBR इंटू VS प्लस, एलसीएम ले लेते हैं, यहां पर एलसीएम ले लेते हैं और बेटा VR को कॉमन ले लेते हैं। एलसीएम जब आप लेंगे तो आ जाएगा BC इंटू VR माइनस AD इंटू VR डिवाइडेड बाई B। चलो IS इज इक्वल टू D डिवाइडेड बाई B VS प्लस, दिस इज VC माइनस AD इंटू VR डिवाइडेड बाई B। यहां से माइनस कॉमन लीजिए, माइनस कॉमन लीजिए बेटा, माइनस कॉमन लीजिए, माइनस कॉमन ले रहे हैं, D बाई B इंटू VS, और जब माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस बाहर आ जाएगा। दिस इज AD माइनस BC डिवाइडेड बाई B इंटू VR। क्योंकि जो ट्रांसमिशन लाइन होते हैं, कोई सी भी ट्रांसमिशन लाइन हो, हर एक ट्रांसमिशन सिमेट्रिकल और रेसिप्रोकल होती है। लिख रहा हूं, क्योंकि चाहे मीडियम हो चाहे लॉन्ग, क्योंकि ए ट्रांसमिशन लाइन इज ऑलवेज, कोई सी भी हो, ए ट्रांसमिशन लाइन इज ऑलवेज रिप्रेजेंट ए सिमेट्रिकल एंड रेसिप्रोकल। या फिर आप ये भी बोल सकते हैं, जो मैं ट्रांसमिशन लाइन कंसीडर क्यों, जनरल ट्रांसमिशन और सिमेट्रिकल और रेसिप्रोकल है, किसी भी तरीके से समझे बात एक ही है। हर एक ट्रांसमिशन सिमेट्रिकल रेसिप्रोकल होती है, क्योंकि मीडियम में 4 होते हैं, लेकिन जनरली हम पाई मॉडल यूज करते हैं जो कि सिमेट्रिकल रेसिप्रोकल, सिमेट्रिकल एंड रेसिप्रोकल। Reciprocal, a transmission is always represented as symmetrical and reciprocal network. Therefore, in the transmission line, सिमेट्रिकल होने की वजह से A पैरामीटर किसके बराबर होगा? D पैरामीटर, एंड रेसिप्रोकल है AD माइनस BC की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। ठीक है, दिस इज ड्यू टू symmetrical network and this is due to
रेसिप्रोकल दोनों के रख दें, एडी माइनस बीसी की जगह 1 रख दूंगा और डी की जगह कितना रख दूंगा, ए रख दूंगा। ठीक है, वैसे डी और ए का मैग्नीट्यूड बराबर होता है, फेज भी बराबर होता है, लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन मैं तब भी रख देता हूं जिससे कि आपको चीजें क्लियर रहे, डेरिवेशन में दिक्कत ना आए। सिंक्रोनस मशीन में भी सेम डेरिवेशन करना पड़ेगा, इसलिए आप लोग बहुत कायदे से पढ़िए। मैं दिखा भी देता हूं, साहिल मीडियम में होता है, इंड कंडेंसर और सोर्स कंडेंसर मॉडल यूज नहीं करते हैं, प्रैक्टिकली पाई मॉडल यूज करते हैं, पाई मॉडल के बारे में बात कर रहा हूं। अब क्लास नहीं करोगे तो मैं कुछ नहीं कर सकता यार, तुम लोगों का मैं कितना चिल्लाऊंगा, तुम लोग को नहीं सुनना तो मत सुनो, मेरा काम है पढ़ाना, तो मैं पढ़ा रहा हूं। हो गया, चलिए नाउ वैल्यू पुट करिए, नाउ पुट दिस वैल्यू हियर, इस वैल्यू को यहां पर पुट करिए और डी की वैल्यू को यहां पर पुट करिए। ठीक है, तो दिस इज नथिंग बट द सेंडिंग इन करंट, तो मैंने वोल्टेज के फॉर्म पे लिख दिया, डी की जगह मैं ए लिख रहा हूं इंटू वीएस, और बेटा इसकी जगह हो जाएगा 1, इसकी जगह हो जाएगा 1, दिस इज माइनस 1 डिवाइडेड बाई बी इंटू वी आर। तो इसको अच्छे से लिख देते हैं, सेंडिंग इन करंट को हमने वोल्टेज के टर्म लिखा दिया, सेंडिंग इन करंट इज वोल्टेज के टर्म में कितना हो जाएगा, ए डिवाइडेड बाई बी वी एस माइनस वी आर डिवाइडेड बाई बी। बस सेंडिंग इन करंट आ गया, बस अपनी पर फेज सेंडिंग इन कॉम्प्लेक्स पावर को निकाल लीजिए, इक्वेशन में रखें। साहिल अपलोड हो गया है वीडियो, आप चेक कर लें, जो मैं पढ़ा रहा हूं बहुत कायदे से पढ़ो, क्योंकि कोई पढ़ाता वढ़ाता नहीं है, ठीक है, सब रटाते हैं, रटते रहोगे जिंदगी भर तो कुछ ना कर पाओगे। कंपटीशन इज नॉट ए इजी, जितना आप इजी आप समझ रहे हैं, ठीक है, तो फर्जी लोग लिख देते ना ये सिलेक्शन वो सिलेक्शन, जीरो सिलेक्शन है, ठीक है। चलो अब हम कॉम्प्लेक्स पावर निकाल सकते हैं, सेंडिंग इन करंट को मैंने वोल्टेज के टर्म में लिख लिया, बस यहां पर रखने वाला हूं पर फेज आपका ट्रांसमिशन लाइन में, जनरल ट्रांसमिशन लाइन में जो आपकी कॉम्प्लेक्स पावर ट्रांसफर होगी उसको निकाल, एक बार कॉम्प्लेक्स पावर रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट कर लेंगे तो आपकी दैट इज पर फेज एक्टिव पावर ट्रांसफर आ जाएगा और पर फेज रिएक्टिव पावर ट्रांसफर आ जाएगा सेंडिंग इन से। सेंडिंग इन में इतना वोल्टेज करंट मेंटेन किया तो इतनी एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर ट्रांसफर होगी, रिसीविंग इन में कितनी पहुंचेगी, रिसीविंग का वोल्टेज करंट मालूम है, वहां से निकाल लेंगे। चलो तो दैट इज sending in per phase, sending in complex power is nothing but the Vs into Is conjugate। चलो this is Vs, Is की वैल्यू मैं रख रहा हूं वोल्टेज के टर्म में, दिस इज A डिवाइडेड बाई B इंटू Vs माइनस VR डिवाइडेड बाई B का कॉन्जुगेट। ठीक है, अब देखेंगे चूंकि ABCD पैरामीटर आपके कॉम्प्लेक्स वैल्यू होती है तो मैग्नीट्यूड फेज फॉर्म में लिख देंगे। सेंडिंग इन वोल्टेज एसी क्वांटिटी है, फेजर फॉर्म मैग्नीट्यूड फेज फॉर्म में, रिसीविंग वोल्टेज एसी क्वांटिटी है, फेजर को मैग्नीट्यूड फेज फॉर्म में लिखने वाले हैं। नाउ दिस इज नथिंग बट ए पर फेज सेंडिंग इन कॉम्प्लेक्स पावर इन ए ट्रांसमिशन लाइन, दिस इज Vs, इसको क्या लिखेंगे, Vs को मैग्नीट्यूड फेज फॉर्म में लिखेंगे, दिस इज Vs का मैग्नीट्यूड Vs है, फेज एंगल है डेल्टा इनटू ए पैरामीटर का मैग्नीट्यूड है मॉड ऑफ ए, फेज एंगल है अल्फा, बी पैरामीटर का मैग्नीट्यूड है मॉड ऑफ बी, फेज एंगल है बीटा। नाउ सेंडिंग इन वोल्टेज का मैग्नीट्यूड है Vs, फेज एंगल है डेल्टा, माइनस Vr का मैग्नीट्यूड Vr है, फेज एंगल है 0, और B का बेटा मैग्नीट्यूड है मॉड ऑफ B, फेज एंगल है बीटा, इसका कॉन्जुगेट।
per phase sending in complex power, that is Vs angle delta. Now जब आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करें तो मैग्नीट्यूड आपस में मल्टीप्लाई होंगे, फेज ऐड हो जाएंगे, और जब डिवाइड करेंगे तो मैग्नीट्यूड आपस में डिवाइड होंगे, फेज सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो मैं दो स्टेप में लिख देता हूं कि जिससे आपको दिक्कत ना हो। मैग्नीट्यूड आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और फेज आपस में ऐड हो जाएंगे। दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ बी, फेज एंगल इज बीटा, माइनस दिस इज मैग्नीट्यूड आपस में डिवाइड हो जाएंगे और फेज आपस में सब्ट्रैक्ट। जब ये फेज ऊपर जाएगा 0 माइनस बीटा, 0 माइनस बीटा लिख देता हूं, दिस इज माइनस बीटा आ जाएगा, 0 माइनस बीटा का कॉन्जुगेट। ठीक है, अब मैं इसको ऊपर लेके जाने वाला हूं। जब ऊपर लेके जाएंगे तो फेज आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो दैट इज पर फेज सेंडिंग इन कॉम्प्लेक्स पावर ट्रांसफर इन द ट्रांसमिशन लाइन Vs एंगल डेल्टा। नाउ दैट इज मैग्नीट्यूड आपस में डिवाइड हो जाएंगे, फेज आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। दिस इज मॉड ऑफ A Vs डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ B, एंड दिस इज इक्वल टू अल्फा प्लस डेल्टा माइनस बीटा, एंड दिस इज इक्वल टू Vr डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ B एंगल इज माइनस बीटा। अब मुझे इस सब्ट्रैक्शन का कॉन्जुगेट लेना है, तो कॉन्जुगेट बेटा सब्ट्रैक्शन में क्या हो जाएगा, आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट और इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट, दैट इज पर फेज सेंडिंग इन कॉम्प्लेक्स पावर Vs एंगल डेल्टा। नाउ दिस इज मॉड ऑफ A Vs डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ B, दिस इज फेज एंगल है अल्फा प्लस डेल्टा माइनस बीटा का कॉन्जुगेट, माइनस मैं आपके कॉन्जुगेट को सब्ट्रैक्शन में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं, दैट इज Vr मैग्नीट्यूड ऑफ B पैरामीटर, दैट इज एंगल इज माइनस बीटा, इसका कॉन्जुगेट कल बताया था। और जब आप कॉन्जुगेट लेंगे तो एंगल आपका माइनस से प्लस हो जाएगा और प्लस से माइनस हो जाएगा। नाउ दिस इज रिटन एज ए फेज में चेंज हो जाता है। जब आप इसका कॉन्जुगेट लगेंगे तो मैग्नीट्यूड आएगा मॉड ऑफ A Vs डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ B, फेज एंगल माइनस हो जाएगा। नाउ दिस इज माइनस अल्फा प्लस डेल्टा माइनस बीटा, दिस इज माइनस Vr एंगल या फिर Vr डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ B। और बेटा फेज एंगल आपका माइनस है ना, तो माइनस लग जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। कल मैंने बताया था जब भी आप क्या करते हैं, J को माइनस J से रिप्लेस कर देते हैं तो उसकी वजह से माइनस साइन आ जाएगा, तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो उसी चीज को मैं बना के लिख रहा हूं, ठीक है। नाउ दिस इज, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ये था यहां प्लस था तो प्लस को मैंने क्या कर दिया, माइनस। जब भी आप कॉन्जुगेट लेते हैं तो प्लस को आप माइनस से रिप्लेस कर देते हैं और कुछ नहीं होता। या फिर माइनस फेज एंगल प्लस हो जाता है तो उसको दिखाने के लिए माइनस के आगे माइनस लगा दिया और ऑटोमेटिकली प्लस हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं तो मैं डायरेक्ट प्लस लिख दूं। चलो, दिस इज Vs एंगल डेल्टा। नाउ दिस इज मॉड ऑफ A Vs डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ B, ठीक है। ये आपका माइनस साइन को हम अंदर लेके जाएंगे तो ये एंगल हो जाएगा, दिस इज बीटा माइनस अल्फा माइनस डेल्टा, एंड दिस इज माइनस Vr एंगल या फिर मॉड ऑफ B, और बेटा माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहां मैंने प्लस लिखा। अब बेटा इसको Vs एंगल डेल्टा में अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। जब अंदर मल्टीप्लाई तो मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई होंगे, फेज आपस में ऐड हो जाएंगे, फेज आपस में ऐड हो जाएंगे। दैट इज पर फेज स्टैंडिंग इन कॉम्प्लेक्स पावर का जनरल फार्मूला लिख रहा हूं, ट्रांसमिशन लाइन में, किसी भी ट्रांसमिशन लाइन के लिए एप्लीकेबल होगा। मल्टीप्लाई कर रहा हूं, मैग्नीट्यूड आपस में मल्टीप्लाई और फेज आपस में ऐड हो, तो दिस इज मॉड ऑफ A Vs स्क्वायर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ B। और बेटा फेज जब आपस में ऐड होगा तो ये प्लस डेल्टा होगा और ये माइनस डेल्टा है। मल्टीप्लाई करने में फेज एंगल आपस में ऐड हो जाते हैं, तो ऐड कर देता हूं, लिख देता हूं, एक स्टेप और बढ़ा देता हूं। फेज एंगल था ये बीटा माइनस अल्फा माइनस डेल्टा, और ये आपस में ऐड हो जाएगा, माइनस Vs Vr डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ B,
फेज एंगल आपस में ऐड हो जाएंगे। और बेटा ये जो होगा ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो दिस इज पर फेज sending in complex power flow in the transmission line is mod of A Vs square divided by mod of B. This is angle is what? Beta minus alpha minus this is Vs Vr divided by mod of B. Angle is beta plus delta. कल क्या आई थी बेटा? कल क्या आई थी? कॉम्प्लेक्स पावर। हेलो, रिसीविंग इन कॉम्प्लेक्स पावर क्या थी? रिसीविंग इन पर फेज कॉम्प्लेक्स पावर ये आई थी बेटा Vs Vr डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ B बीटा प्लस डेल्टा माइनस मॉड ऑफ A। यहाँ Vr स्क्वायर आया था। हेलो, यहाँ Vr स्क्वायर आया था और एंगल आया था बीटा माइनस अल्फा, और यहाँ पर सेंडिंग एंड वाले में Vs स्क्वायर आया और बस ये वाला वैल्यू पॉजिटिव होगा, ये वाला नेगेटिव होगा, बस इतना अंतर। चेक कर लीजिए आप, ये जनरल इक्वेशन है। दिस इज द जनरल इक्वेशन। और बेटा सेंडिंग इन कॉम्प्लेक्स पावर को अगर मैं सेंडिंग इन एक्टिव और रिएक्टिव पावर के फॉर्म में लिखना चाहूं तो दिस इज इक्वल टू PS प्लस J QS, फेजर एडिशन ऑफ एक्टिव एंड रिएक्टिव पावर, कॉम्प्लेक्स पावर PS प्लस J QS। बस इस कॉम्प्लेक्स पावर को आप रियल और इमेजिनरी पार्ट में लिखेंगे तो जो भी इसका रियल पार्ट आएगा वो एक्टिव पावर होगी, सेंडिंग इन एक्टिव पावर, और जो भी इसका इमेजिनरी पार्ट होगा वो रिएक्टिव पावर होगी। तो बस रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट कर लेना। चलिए मैं लिख रहा हूं, दिस इज द पर फेज सेंडिंग इन कॉम्प्लेक्स पावर ट्रांसफर्ड इन द ट्रांसमिशन लाइन या फिर फ्लो इन द ट्रांस। सेंडिंग इन से इतनी कॉम्प्लेक्स पावर ट्रांसफर होगी अगर आपने Vs और Is वोल्टेज और करंट मेंटेन कर रखा है। अब सेपरेट करें रियल इमेजिनरी पार्ट बाय सेपरेटिंग real and imaginary part, बोथ साइड, दोनों साइड हम रियल और इमेजिनरी पार्ट, इस साइड और इस साइड रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट कर रहे हैं, बोथ साइड्स। चलो, जब आप रियल पार्ट को सेपरेट करेंगे यहां से तो जो रियल पार्ट होगा वो एक्टिव पावर को बताएगा, दैट इज सेंडिंग इन पर फेज। सेंडिंग इन एक्टिव पावर का फार्मूला हो जाएगा। हेलो, यहां से रियल पार्ट कॉस का आएगा, यहां भी कॉस का आएगा। दिस इज नथिंग बट ए mod of A Vs square divided by mod of B cos beta minus alpha minus Vs into Vr divided by mod of B, that is cos beta plus delta. This is the active power transferred, per phase active power transfer from the sending in the transmission. सेंडिंग एंड से पर फेज इतनी एक्टिव पावर ट्रांसफर होती है, और ये जो सेंडिंग एंड एक्टिव पावर लिखी है वोल्टेज के फॉर्म में लिखी है। वोल्टेज, अगर आपको ट्रांसमिशन लाइन के एबीसीडी पैरामीटर मालूम है तो आप जो है सेंडिंग एंड से कितनी एक्टिव पावर ट्रांसफर हो पाएगी वोल्टेज के फॉर्म में लिख सकते हैं। दिस इज द पर फेज
एक्टिव पावर और रियल पावर ट्रांसफर्ड इन द ट्रांसमिशन लाइन फ्रॉम द सेंडिंग एंड से इतनी एक्टिव पावर ट्रांसफर होती है। लॉसलेस होगी तो जब आपकी इतनी पावर ट्रांसफर होगी तो लाइन में कोई लॉस नहीं होगा, तो सारी पावर रिसीविंग में जाएगी। अभी मैं लॉसलेस के लिए निकालने वाला हूं, सेंडिंग और रिसीविंग एक्टिव पावर बिल्कुल बराबर आएंगी। लेकिन बीच में इंडक्टर होगा, लॉसलेस लाइन में इंडक्टर होगा तो रिएक्टिव पावर अलग अलग है। सेंडिंग एंड से रिएक्टिव पावर चलेगी, इंडक्टिव रिएक्टेंस कुछ पावर को एब्जॉर्ब कर लेगा, कुछ पावर को एब्जॉर्ब करने के बाद बची हुई रिएक्टिव पावर आपकी कहां पर पहुंचेगी, रिसीविंग एंड में। तो सेंडिंग इन रिएक्टिव पावर और रिसीविंग इन रिएक्टिव पावर के फार्मूले अलग आएंगे लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन में, लेकिन एक्टिव पावर का फार्मूला सेम आएगा। ये चीज समझने की कोशिश करिए। दैट इज जनरल फार्मूला लिख रहा हूं। इमेजिनरी पार्ट को जब आप सेपरेट करेंगे तो कॉस की जगह साइन आ जाएगा, यहां भी साइन आ जाएगा, यहां भी साइन आ जाएगा, वो रिएक्टिव पावर हो जाएगी। दिस इज sending in reactive power per phase, sending in reactive power transfer, that is mod A Vs square divided by mod B sin beta minus alpha minus Vs into Vr divided by mod of B into sin beta plus delta। इन फार्मूलों को याद नहीं करना, लॉसलेस लाइन के लिए हमें फार्मूले याद रखना। अभी मैं लिख रहा हूं, दिस इज पर फेज रिएक्टिव पावर ट्रांसफर्ड इन द transmission line from the sending end। और ये जो भी मैंने फार्मूले लिखे हैं, दैट इज कॉम्प्लेक्स पावर, रियल पावर और दैट इज रिएक्टिव पावर के सारे फार्मूले आपके हर एक ट्रांसमिशन लाइन के लिए एप्लीकेबल है, तो नोट करके लिख लीजिएगा इसके नीचे। चलिए लिखिए नोट करके, ऑल द एबव फार्मूला all the above formula of that is per phase sending in complex power comma per phase sending in active power and per phase sending in reactive power। All the above formula of per phase sending in complex power, per phase sending in active power, and per phase sending in reactive power are valid for all the transmission line, that is चाहे वो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन हो,
बस आपको क्या करना है, हर ट्रांसमिशन वैलिड है, जो भी ट्रांसमिशन लाइन के लिए आपको फार्मूले निकालना है, बस उसके एबीसीडी पैरामीटर यहाँ पर रख दीजिए। ए पैरामीटर का मैग्नीट्यूड, बी पैरामीटर का मैग्नीट्यूड, और बेटा अल्फा की वैल्यू और बीटा की वैल्यू, बस आपके फार्मूले कन्वर्ट हो जाएंगे उस ट्रांसमिशन लाइन के लिए। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन कॉमा और मीडियम ट्रांसमिशन लाइन और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। चलिए अब हम लॉसलेस के लिए फार्मूले निकालने जा रहे हैं, ध्यान सुनिएगा, लॉसलेस के लिए निकालने जा रहा हूं। लॉसलेस शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के लिए सेंडिंग इन से जो भी एक्टिव पावर ट्रांसफर होगी उसका फार्मूला क्या होगा, रिएक्टिव पावर जो ट्रांसफर होगी उसका फार्मूला क्या होगा। ठीक है, तो नाउ एक ही केस डिस्कस कर रहा हूं, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन पे डिस्कस नहीं कर रहा हूं, लॉसलेस के लिए करने वालों, क्योंकि प्रैक्टिकल शॉर्ट ट्रांसमिशन लॉसलेस होती है। ठीक है, तो केस नंबर 1 लिखे सीधा। केस नंबर 1 या फिर केसी एक ही केस बन रहा है, फॉर लॉसलेस शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन या फिर फॉर प्रैक्टिकल ट्रांसमिशन लाइन, दैट इज प्रैक्टिकल शॉर्ट ट्रांसमिशन में क्या होता है, आर की वैल्यू आपकी ट्रांसमिशन लाइन का रेजिस्टेंस रिएक्टेंस के कंपैरिजन में बहुत कम होता है, सो दैट आर की वैल्यू एक्स के कंपैरिजन में बहुत कम होती है। तो प्रैक्टिकल ट्रांसमिशन लाइन में so that in practical short transmission line resistance of transmission line is neglected। कैलकुलेशंस इजी करने के लिए, कैलकुलेशंस को इजी करने के लिए, फार्मूले को छोटा करने के लिए हम शॉर्ट ट्रांसमिशन रेजिस्टेंस को निगलेक्ट भी कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपके आंसर लगभग बराबर आएंगे और फार्मूले छोटे हो जाएंगे, कैलकुलेशंस इजी हो जाएंगे। ठीक है, तो चलो मैं बना रहा हूं लॉसलेस शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। तो जब भी आपसे अब आगे पूछा जाएगा कि ट्रांसमिशन लाइन का मॉडल बना, तो लॉसलेस शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन मॉडल के फार्मूले बनाएंगे क्योंकि वो सरल है, वही याद भी रहते हैं। ठीक है, नाउ दिस इज द लॉसलेस शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। इस लॉसलेस शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में मुझे पर फेज सेंडिंग इन से कितनी एक्टिव पावर ट्रांसफर, कितनी रिएक्टिव पावर ट्रांसफर, उसको मुझे निकालना है। ध्यान से देखिए, यहीं से आपको चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, दिस इज द इलेक्ट्रिकल मॉडल। लॉसलेस शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में आप लाइन के रेजिस्टेंस को निगलेक्ट कर देते हो, लाइन के केवल और केवल रिएक्टेंस को कंसीडर करते हैं। नाउ ओनली आई कैन बी टेकन द रिएक्टेंस। ठीक है, ओनली आई कैन बी कंसीडर द रिएक्टेंस ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन। नाउ दिस इज JX, दैट इज जो लाइन का टोटल इंपीडेंस होगा, दैट इज इंपीडेंस में केवल इंडक्टिव पार्ट होगा, JX। R की वैल्यू 0 है, दैट इज R इज 0 because
the short transmission line is lossless, or R is very less in X in practical short transmission line. सेंडिंग इन वोल्टेज को Vs से प्रेजेंट करते हैं, दैट इज हैविंग द मैग्नीट्यूड Vs, एंगल इज डेल्टा. रिसीविंग इन वोल्टेज को Vr से प्रेजेंट करते हैं, मैग्नीट्यूड इज Vr, फेज एंगल इज 0 डिग्री. सेंडिंग इन एंड दिस इज रिसीविंग. ठीक है. अब मुझे एक चीज बताओ, अभी हम लोग फार्मूले निकालने जा रहे हैं, ध्यान सुनो. मान लो यहाँ पे सेंडिंग इन से एक्टिव और रिएक्टिव पावर ट्रांसफर हुई. मान लो सेंडिंग इन से कितनी एक्टिव पावर ट्रांसफर PS और कितनी रिएक्टिव पावर ट्रांसफर QS. ये बताओ, लॉसलेस लाइन में तो एक्टिव पावर में कुछ लॉस होगा क्या? एक्टिव पावर में कोई भी लॉस, जितनी भी एक्टिव पावर आप सेंडिंग इन से भेजेंगे, लॉसलेस ट्रांसमिशन पूरी रिसीविंग इन में पहुंचेगी. रिसीविंग इन की एक्टिव पावर का फार्मूला निकाले थे, क्या निकाले थे? दैट इज PR max into sin डेल्टा, या फिर VS VR डिवाइडेड बाई X sin डेल्टा. वही फार्मूला आना चाहिए. एक्टिव पावर से जितनी भी आपके सेंडिंग इन से जितनी भी एक्टिव पावर चलेगी, चूंकि लॉसलेस है तो कोई भी एक्टिव पावर में लॉस नहीं होगा, तो जितनी भी सेंडिंग इन एक्टिव पावर पूरी रिसीविंग में पहुंचेगी. दोनों के फार्मूले सेम आने चाहिए, VS VR डिवाइडेड बाई X sin डेल्टा. लॉसलेस की यही निकाला था. अब रिएक्टिव पावर ध्यान से देखिए, सेंडिंग इन से रिएक्टिव पावर चलेगी, बीच में इंडक्टर लगा, इंडक्टर इस रिएक्टिव पावर में से कुछ रिएक्टिव पावर कंज्यूम कर लेगा और बची हुई रिएक्टिव पावर रिसीविंग इन में पहुंचेगी. तो क्या सेंडिंग इन रिएक्टिव पावर और रिसीविंग इन रिएक्टिव पावर के फार्मूले सेम आएंगे? बिल्कुल सेम नहीं आएंगे, दोनों फार्मूले अलग अलग आएंगे. दोनों फार्मूले अलग अलग आएंगे. इंडक्टर रिएक्टिव पावर कंज्यूम करता है. सेंडिंग इन से लॉसलेस ट्रांसमिशन, सेंडिंग इन से जितनी भी रिएक्टिव पावर चलेगी उसका कुछ पोर्शन ये आपकी लाइन का इंडक्टर कंज्यूम कर लेगा और बची हुई रिएक्टिव पावर आपकी जो है रिसीविंग में पहुंच जाएगी. तो दोनों के फार्मूले अलग अलग होंगे, लेकिन एक्टिव पावर के फार्मूले सेम आएंगे. ठीक है. चलो, एक्टिव पावर का फार्मूला आपको एक्टिव और रिएक्टिव पावर के फार्मूले निकालने, जनरल फार्मूले मालूम है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन के ABCD पैरामीटर निकालने पड़ेंगे. क्योंकि शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन है, ABCD पैरामीटर आपको मालूम है शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के लिए क्या होते हैं? ABCD पैरामीटर शॉर्ट ट्रांसमिशन, लॉसलेस शॉर्ट ट्रांसमिशन 1, A पैरामीटर तो 1, B पैरामीटर तो Z, C पैरामीटर तो 0, D पैरामीटर 1. क्योंकि लॉसलेस है, आपके लॉसलेस शॉर्ट ट्रांसमिशन का जो इंपीडेंस है उसकी वैल्यू होती है JX के बराबर. नाउ दिस इज नथिंग बट इक्वल टू 1 in that is the total series impedance, या फिर इंपीडेंस की वैल्यू कितनी होती है लॉसलेस के लिए? JX के बराबर. दिस इज 0 एंड दिस इज 1. अगर ABCD पैरामीटर मालूम है तो A पैरामीटर का मैग्नीट्यूड फेज निकाल सकते हैं, B पैरामीटर का मैग्नीट्यूड फेज निकाल सकते हैं. A पैरामीटर कितना है लॉसलेस शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन का? A पैरामीटर होता है 1. A पैरामीटर कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी, इसका मैग्नीट्यूड होगा A, फेज एंगल होगा अल्फा. और बेटा ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखे, इसको पोलर फॉर्म में लिखे तो 1 को लिख सकते हैं 1 प्लस J0, मैग्नीट्यूड इज 1, एंगल इज 0 डिग्री. यहाँ निकालेंगे लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन का A पैरामीटर का मैग्नीट्यूड है 1 और बेटा अल्फा की वैल्यू है 0. बी पैरामीटर कितना आ रहा है बेटा लॉसलेस का? JX. बी पैरामीटर एक कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी, उसका मैग्नीट्यूड है मॉड ऑफ B और फेज एंगल है बीटा. नाउ अब जो है दिस इज नथिंग बट द इंपीडेंस जो कि JX है, इसको भी मैग्नीट्यूड फेज फॉर्म में लिखेंगे. इसका मैग्नीट्यूड होगा बेटा X और फेज एंगल होगा J की वजह से 90 डिग्री. तो लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन के बी पैरामीटर का मैग्नीट्यूड होता है X के बराबर और बीटा की वैल्यू होती है 90 डिग्री के बराबर. बस इन वैल्यू को रख दीजिए तो आपका सेंडिंग इन की एक्टिव और रिएक्टिव पावर का फार्मूला आ जाएगा. ठीक है, निकाल रहा हूं, इतना लिखें.
क्या पापा? हो गया? चलो, तो नाउ वैल्यू पुट करिए यहां पर। तो लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन में पर फेज जो एक्टिव पावर ट्रांसफर होती है सेंडिंग एंड से, अरे हमारा नाम जान के क्या करोगे? हमारा नाम नहीं जानते तुम लोग हैं? सबका घर में कोई नाम होता है, किसी का नाम होता है सीलू, किसी का नाम होता है टीनू, किसी का नाम होता है चीकू। तो उसी तरह घर में सबका कोई ना कोई नाम होता है। ठीक है, आपके लिए मेरा नाम जो है जानना जरूरी नहीं है, आपको आपका सिलेबस जानना जरूरी है। ठीक है, कुछ भी। हाँ, तो हमारे पिताजी बोलते हैं, तो आपको हमारे पिताजी से क्या करना है यार? जो है तुम लोग पढ़ाई करो ना, नाम जान के क्या करोगे? नाम इतना इंपॉर्टेंट है कि सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तुम्हारे पिताजी भी तो तुमको कुछ ना कुछ बुलाते होंगे। कुछ लोग को तो चुटकी भी बुलाते हैं, जो चुटकी नहीं आती है खाने वाली, घर के नाम है। किसी को स्वीटी सुपारी एक आया करती थी, वो भी बुलाते हैं ऐसे ऐसे। किसी का नाम चिरौंजी भी होता है, अगर तुम लोग पढ़े होगे, चिरौंजी होता है। एक पिक्चर नहीं थी खोसला का घोसला, उसमें नाम उसका क्या था? चिरौंजी नाम था, क्या था कि वो नाम था इलायची नाम था, चिरौंजी नाम था उसका। तो घर के नाम है। चुनमुन करते हैं। चलो, इलायची नाम था, इलायची। ठीक है, चलो यहां जाओ। ठीक है, चलो लिखो। दैट इज लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन में पर फेज, आज हम बहुत खुश हैं। नहीं, खुश नहीं है बेटा। ठीक है, हम ऐसे ही रहते हैं जो है। ठीक है, यहां आ जाओ। दिस इज लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन में पर फेज आपका सेंडिंग एंड से जो एक्टिव पावर ट्रांसफर होती है दैट इज पीएस पर फेज। दैट इज फार्मूला। फार्मूले में आप देखेंगे, जो फार्मूला आपके पास है ये लिखा है जनरल फार्मूला, बस एबीसीडी पैरामीटर रखे। ए पैरामीटर का मैग्नीट्यूड 1 है, बी पैरामीटर का मैग्नीट्यूड कितना है, रिएक्टिव रिएक्टेंस दैट इज वीएस स्क्वायर कॉस बीटा। बीटा की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री, अल्फा की वैल्यू कितनी है बेटा 0 डिग्री। तो रख रहे हैं बेटा, दिस इज ए पैरामीटर का है मैग्नीट्यूड 1, वीएस स्क्वायर डिवाइडेड बाय दैट इज एक्स, दिस इज कॉस बीटा। बीटा की वैल्यू है 90 डिग्री माइनस अल्फा की वैल्यू है 0 माइनस दिस इज वीएस वीआर डिवाइडेड बाय बी cos बीटा प्लस डेल्टा। दिस इज वीएस वीआर डिवाइडेड बाय बी पैरामीटर का मैग्नीट्यूड क्या है एक्स। बेटा शादी के बाद भी खुश रह लेते हैं, शादी के बाद खुश नहीं रह लेते। ये जो है वो उतने हाथी के दांत दिखाने के कुछ और होते हैं, खाने के कुछ और होते हैं। ठीक है, खुश रहना पड़ता है, नहीं तो खाना ना मिलेगा। लेकिन इंटरनली आदमी बहुत दुखी रहता है। ठीक है, इसलिए शादी के बाद तो ये समझ लो कि दुखियारी जीवन चालू हो जाता है। ठीक है, अब तुम लोग शादी वादी की बात ना करो, मुझको घर से निकाल दिया जाएगा। ठीक है। केवल पढ़ाई पे ध्यान लगाओ। अभी सब कोई नीचे है भाई, जो है मैं ऊपर पढ़ा रहा हूं तुम लोग को। ठीक है, तुम लोग केवल पढ़ाई करो। मालूम चलो मुझको घर से निकाल दिया गया तो मैं टेंशन में आ जाऊंगा, तो तुम लोग को पढ़ाऊंगा नहीं फिर। ठीक है, वीएस वी आर डिवाइडेड बाई एक्स, दिस इज कॉस बीटा। बीटा की वैल्यू है बेटा 90 प्लस डेल्टा। ठीक है, चलो निकालते हैं इस फार्मूले को। मैंने बताया था लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन में जितनी भी एक्टिव पावर चलेगी वो पूरी पूरी रिसीविंग में पहुंचेगी। फार्मूले बिल्कुल सेम आने चाहिए। दैट इज पर फेज
sending in active power, that is nothing but the Vs square divided by x cos 90 माइनस, ये बताओ cos 90 प्लस थीटा कितना होता है? cos 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है. तो नाउ दिस इज इक्वल टू Vs Vr डिवाइडेड बाई x cos 90 माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा. ठीक है, और बेटा cos 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0. तो ये टर्म आपका पूरा हो जाएगा 0 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस. तो दिस इज द थिंग बता, आपके लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन में पर फेज सेंडिंग इन से जो भी एक्टिव पावर ट्रांसफर होती है उसकी वैल्यू हो जाएगी दिस इज 0 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस. दिस इज प्लस Vs Vr डिवाइडेड बाई x sin डेल्टा. तो दिस इज द पर फेज sending in active power transfer in the lossless transfer Vs Vr divided by x sin डेल्टा. देख लीजिए सेम फार्मूला है, इसलिए एक्टिव पावर का फार्मूला सेम होता है. लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन कंसीडर तो एक्टिव पावर का फार्मूला सेम होता है, चाहे स्टैंडिंग इन का लिखिए चाहे रिसीविंग का. इसलिए कभी भी ना तो उसमें स्टैंडिंग इन मेंशन होता है ना तो रिसीविंग. बोला जाता है आपकी ट्रांसमिशन लाइन में जो एक्टिव पावर, अब एक्टिव पावर चाहे वो स्टैंडिंग इन की हो चाहे रिसीविंग की, फार्मूला तो सेम होगा. तो कभी भी ना तो स्टैंडिंग इन मेंशन किया जाता है रिसीविंग. एक्टिव पावर का फार्मूला होता है Vs Vr डिवाइडेड बाय x sin डेल्टा V. ठीक है, चलो दिस इज द पर फेज एक्टिव पावर transferred in the per phase active power transferred in the lossless transmission line from the sending end. रिसीविंग, अब जो रिएक्टिव पावर का फार्मूला को वो अलग आएगा. पास नहीं है, लगभग 3 से 4 किलोमीटर का डिस्टेंस है मेरा और सर के घर पे, लेकिन सर आ जाते हैं मेरे घर पे, उन्हें अच्छा लगता है. वो भी बड़े त्रस्त रहते हैं अपने घर से, है ना. उनकी भी शादी हो गई है इसलिए. ठीक है, तो जिसकी भी शादी हो जाती है वो बड़ा त्रस्त रहता है, तो घर से निकलने की कोशिश करता है. ठीक है, अब लॉकडाउन में हम लोग घर से निकल नहीं सकते हैं, इसीलिए मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग इलाहाबाद में ही रहते हैं. न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, है ना. चलो नेक्स्ट, पूजा को देखो कितनी खुशी हो रही, डरते हैं, हैं? डरता वरता कोई ना भी, ये घर चलाने के लिए जो है कुछ कंप्रोमाइज करना होता है ना. चलो नेक्स्ट, आ जाएगा दैट इज लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन में पर फेज कितनी रिएक्टिव पावर ट्रांसफर होती है वो नहीं. सेंडिंग इन से कितनी रिएक्टिव पावर, सेंडिंग इन से जो भी रिएक्टिव पावर ट्रांसफर होगी उसका कुछ पार्ट बेटा ट्रांसमिशन लाइन का रिएक्टेंस कंज्यूम कर लेगा और फिर बची हुई रिएक्टिव पावर ट्रांसफर, रिएक्टिव पावर जो रिसीविंग में ट्रांसफर होती है और सेंडिंग में, दोनों अलग अलग होती है क्योंकि बीच में इंडक्टर लगा है, वो पावर को कंज्यूम करेगा, फिर फार्मूला अलग आएगा. ठीक है, तो फार्मूला निकालने जा रहा हूं. दैट इज सेंडिंग इन से पर फेज जो रिएक्टिव पावर ट्रांसफर होती है लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन में, फार्मूला हेलो दैट इज मॉड ए. आप देखते रहिए आपके पास मॉड ए की वैल्यू कितनी है 1 इंटू Vs स्क्वायर. बी पैरामीटर का मैग्नीट्यूड क्या होगा बेटा? दैट इज x. ठीक है, दिस इज साइन बीटा. बीटा की वैल्यू कितनी है लॉसलेस में? 90 माइनस अल्फा की वैल्यू कितनी है? 0 डिग्री माइनस दिस इज Vs Vr डिवाइडेड बाई बी पैरामीटर का मैग्नीट्यूड लॉसलेस के लिए कितना है? दैट इज x के बराबर है. ठीक है, इनटू कितना हो जाएगा? साइन बीटा 90 प्लस डेल्टा. नाउ दिस इज इक्वल टू
पर फेज सेंडिंग एंड से जो रिएक्टिव पावर ट्रांसफर होगी, दिस इज वीएस स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स साइन 90 माइनस दिस इज वीएस वी आर डिवाइडेड बाई एक्स। और बेटा साइन 90 प्लस थीटा कितना होता है? कॉस थीटा होता है। साइन 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो दिस इज नथिंग बट ए कॉस थीटा, तो ये क्या आ जाएगा? कॉस डेल्टा विल बी देयर। और बेटा साइन 90 कितना होता है? 1 होता है। दिस इज पर फेज सेंडिंग इन में जो रिएक्टिव पावर ट्रांसफर होगी, this is Vs square divided by x into Vs Vr divided by x, this is cos delta. This is the general formula, लेकिन इस फार्मूले को थोड़ा सा हम अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन है, फॉर शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन डेल्टा की वैल्यू कितनी होगी? वेरी वेरी स्मॉल। फॉर शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन जो मैंने कंसीडर शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, द वैल्यू ऑफ डेल्टा इज वेरी वेरी स्मॉल, सो दैट इज वेरी वेरी स्मॉल का मतलब है डेल्टा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0, लगभग 2-3 डिग्री होता है। इसलिए कॉस डेल्टा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। इसलिए कॉस डेल्टा, अगर डेल्टा 0 के बाद तो कॉस डेल्टा कितना हो जाएगा? 1। वैल्यू पुट कर दीजिए। नाउ पुट दिस वैल्यू। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन है, डेल्टा प्रैक्टिकली आपका 0 के आसपास होता है, तो कॉस डेल्टा की वैल्यू 1 हो जाएगी। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन की एनालिसिस कर रहे हैं, तो दैट इज पर फेज सेंडिंग एंड से जो रिएक्टिव पावर ट्रांसफर होगी, दैट इज दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू Vs square divided by x minus Vs into Vr divided by x into 1. Now this is approximately equal to Vs square divided by x into Vs Vr divided by x. This is per phase sending in reactive power transferred. ठीक है, यहां से आप कॉमन ले सकते हैं Vs divided by x, तो यहां पर केवल बचेगा Vs और यहां पर बचेगा Vr. And this is nothing but the voltage drop in the transmission line. This is called voltage drop. इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं कि लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन में पर फेज सेंडिंग एंड से जो रिएक्टिव पावर ट्रांसफर होती है उसका फार्मूला हो जाएगा Vs डिवाइडेड बाई x into डेल्टा V, where डेल्टा V is nothing but the Vs minus Vr, जो कि क्या है बेटा? This is nothing but the voltage drop. वो रिप्रेजेंट कर रहा है वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, दिस इज द फार्मूला। ठीक है, दिस इज द फार्मूला। दिस इज द पर फेज रिएक्टिव पावर ट्रांसफर्ड in the lossless transmission line from the sending end. और फार्मूले अलग अलग आए हैं। जो मैंने पहले रिसीविंग इनकी रिएक्टिव पावर का फार्मूला लिखा था, वहां पर Vr आया था बेटा, यहाँ पर Vr डिवाइडेड बाई x डेल्टा V फार्मूला, और बेटा सेंडिंग इन में क्या रहा है? Vs आ रहा है। दोनों में अंतर है, दोनों वोल्टेज लेवल अलग अलग होंगे। तो मैं लिख रहा हूं, अगर जनरल फार्मूला है एक्टिव पावर का फार्मूला, सेंडिंग एंड रिसीविंग का फार्मूला क्या होगा? सेम होगा। मैं फार्मूला लिख रहा हूं बेटा, ठीक है, नोट करके अब जरा ध्यान से देखिए। अब इन फार्मूले को याद रखिएगा। लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन हमेशा बनाएंगे, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन।
सेंडिंग इन वोल्टेज को VS एंगल डेल्टा, रिसीविंग इन वोल्टेज को VR एंगल 0 डिग्री, लाइन का रिएक्टेंस होगा JX। यही मॉडल बनाएंगे। एक्टिव पावर ट्रांसफर होगी, चलो चाहे सेंडिंग इन एक्टिव पावर चाहे रिसीविंग, कोई भी एक्टिव पावर, फार्मूला में से क्या होगा, एक्टिव पावर का फार्मूला होगा दैट इज, हेलो, P किसको डिपेंड कर रहा है, एक्टिव पावर ट्रांसफर पर फेज, एक्टिव पावर ट्रांसफर इन ट्रांसमिशन लाइन, लिख रहा हूं P रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज पर फेज एक्टिव पावर ट्रांसफर्ड इन दी ट्रांसमिशन लाइन। दिस इज नथिंग बट इक्वल टू, क्या हो जाएगा बेटा, VS VR डिवाइडेड बाई X साइन डेल्टा, या फिर दिस इज इक्वल टू, दिस इज द मैक्सिमम एक्टिव पावर ट्रांसफर, दिस इज द Pmax, दिस इज कॉल्ड Pmax। अब ये जरूरी नहीं कि सेंडिंग और रिसीविंग दोनों बराबर होती है, दिस इज Pmax साइन डेल्टा, यू कैन बी यूज्ड, चाहे आप रिसीविंग इन सफिक्स में लगा लो चाहे सेंडिंग इन लगा लो, बात क्या सेम है, दोनों के लिए सेम होगा, सेंडिंग और रिसीविंग दोनों के लिए सेम एक्टिव पावर होगी, दोनों के लिए बराबर होगी, दिस इज, चाहे सेंडिंग इन निकालिए चाहे रिसीविंग इन पर फेज एक्टिव पावर ट्रांसफर निकालिए, जिसको दोनों बराबर होगी, P से रिप्रेजेंट करेंगे, दिस इज Pmax साइन डेल्टा, वेयर Pmax क्या है बेटा, वेयर Pmax क्या है, ये मैक्सिमम एक्टिव पावर ट्रांसफर है, VS VR डिवाइडेड बाई X होगा। दूसरा, रिसीविंग इन में जो रिएक्टिव पावर ट्रांसफर होगी वो अलग होगी, सेंडिंग इन पे एक्टिव पावर ट्रांसफर होगी वो अलग होगी। रिसीविंग की एक्टिव पावर ट्रांसफर VR, हेलो, रिसीविंग लिख रहे हैं तो रिसीविंग वोल्टेज डिवाइडेड बाई टोटल रिएक्टेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन इनटू डेल्टा V, और बेटा सेंडिंग इन पावर ट्रांसफर कितना होगा, रिएक्टिव पावर पर फेज सेंडिंग इन पावर ट्रांसफर दैट इज VS डिवाइडेड बाई X डेल्टा V, दोनों अलग अलग होंगी बिकॉज लाइन का रिएक्टेंस लगा, दिस इज द पर फेज रिएक्टिव पावर ट्रांसफर्ड in the transmission line to the, कहा, to the receiving end, receiving end में इतनी रिएक्टिव पावर ट्रांसफर होगी, and this is the per phase reactive power transferred in the transfer line from, कहां से, सेंडिंग इन से, सेंडिंग इन से इतनी एक्टिव पावर रिएक्टिव पावर ट्रांसफर। तो ये आपकी इक्वेशन याद रखेगा, ये 3 इक्वेशन मुझे बतानी थी जो कि आपको याद होनी चाहिए, जो कि हमने कैसे निकाली ये आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो पावर फ्लो खत्म होता है, नेक्स्ट हम लोग टाइप ऑफ कंडक्टर के बारे में बात करेंगे कि कितने टाइप के कंडक्टर होते हैं, कैसे होते हैं, कहाँ कौन सा कंडक्टर यूज किया जाता है, कौन सा किसका बना होता है, एक अच्छे कंडक्टर की क्या प्रॉपर्टी होती है, वो सारी की सारी चीजें डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स क्लास 2 बजे से लूंगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।